हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। बच्चों, आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 और पीवाईक्यूज अपलोड करने जा रहा हूं। बच्चों, मैं ऑलरेडी 30 पीवाईक्यूज अपलोड कर चुका हूं। 31 से लेकर 40 तक के जो पीवाईक्यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बच्चों, वो हम इस वीडियो में करीब करीब 25 मिनट में कवर करेंगे। क्या है बच्चों आज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आज के ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, उनको भी हमें करना होता है क्योंकि आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं पेपर के अंदर। बच्चों, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फॉर अ चार्ज पार्टिकल स्फेरिकल बॉल जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल वेरीज एज विद आर एज v इक्वल टू 2a r का स्क्वायर प्लस का b। सो बच्चों, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस r के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। पोटेंशियल इज इक्वल टू 2a r का स्क्वायर प्लस का b। हियर a एंड b आर कांस्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। a और b बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है और r बच्चों सेंटर से डिस्टेंस है। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज माइनस का लैम्डा a एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज एप्सिलॉन। बच्चों एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया है इन्होंने, एप्सिलॉन दिया है। एप्सिलॉन बच्चों परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे रखी है। तो बच्चों इन्होंने पहले हमें दे क्या क्या रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बच्चों सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर पोटेंशियल दे रखा है फंक्शन ऑफ आर। क्या गिवन है? v एज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको। हमें क्या गिवन है बच्चों? v जो कि फंक्शन ऑफ आर हमें गिवन है। ठीक है, जब भी बच्चों v एज अ फंक्शन ऑफ आर गिवन होता है ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस का dv डिवाइडेड बाई डी आर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पोटेंशियल जो दे रखा है ना बच्चों अंदर वाले पॉइंट पे, वो इन्होंने हमें दिया है 2a r का स्क्वायर प्लस का b के बराबर। तो अंदर वाले पॉइंट पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 4a r इंटू आर कैप ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर वाले पॉइंट पे आ रहा है ना बच्चों, वो अगर आप यहां से देखो तो वो आ रहा होगा माइनस का 4a r वेक्टर के बराबर। इफ यू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो आर वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है अगर उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो, है ना। अगर आपको याद है ये वाला केस, इफ रो कांस्टेंट अगर होता है ना, कांस्टेंट अगर रो होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर वाले पॉइंट पे आता है ना बच्चों, वो आता है हमारे पास रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये आता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आर वेक्टर की ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को अगर कंपेयर कर दोगे ना तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 4a के बराबर आ जाएगी। तो रो की वैल्यू बच्चों 12a एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करना है, एप्सिलॉन यूज करना है क्योंकि वो मीडियम की परमिटिविटी अलग से दे रखी है उन्होंने ना, क्योंकि अंदर जो मटेरियल होगा ना बच्चों उसकी परमिटिविटी हमें चूज करनी है। तो 12a, अच्छा माइनस के साथ आएगा, ठीक है, ये वाली भी ध्यान रखना है। अगर आप इसको बेसिकली माइनस का 4a के बराबर करोगे, ठीक है, तो रो की वैल्यू बच्चों माइनस का 12a एप्सिलॉन के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ये आएगा बच्चों हमारे पास रो का वैल्यू। ठीक है, तो रो का वैल्यू बच्चों माइनस का 12a एप्सिलॉन के बराबर आएगा। तो लैम्डा जो होगा ना बच्चों वो 12 के बराबर होगा। लैम्डा विल बी इक्वल टू 12। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए था। जब ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी आ रही है, लैम्डा जो कि कांस्टेंट है, ए जो कि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जो कि कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस हो गया। बस आपको फिर डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देना था, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। रो आप लिखते कि रो अपॉन 3 रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसको बराबर करते और वहां से भी आ जाता। ठीक है, मतलब खैर उससे कोई ज्यादा हेल्प हुई नहीं, लेकिन आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक स्फीयर है ना। वेरिएबल का तो काम ही खत्म हो गया था। तो ये जो मैंने लिखा है ना रो इज कांस्टेंट, ये यहां से भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो बच्चों इसका आंसर 12 आ जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A thin metallic wire having the cross section area of 10 raised to the power minus का 4 मीटर स्क्वायर is used to make a ring of radius 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक रिंग बना रहे हैं जिसकी रेडियस जो 30 सेंटीमीटर है। A positive charge of 2 pi coulomb is uniformly distributed over the ring while another positive charge of 30 picocoulomb is kept at the center of the ring। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है 30 पाई होगा ये ना, पी जो है ना बच्चों गलती से आ रखा होगा, ये पाई होगा शायद, है ना। वैल्यू से देख लेंगे एक बार ना, शायद पाई होना चाहिए, कई बार ना पाई जो है ना पी बन जाता है। तो 35 कूलम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, द टेंशन इन द रिंग इज दिस न्यूटन प्रोवाइडेड दैट द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड, नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी
और 1/4πε0 की वैल्यू बच्चों में ये दे रखी है। ठीक है, तो रिंग में बच्चों टेंशन पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों कई बार कई सारे केसेस में बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिंग मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गई रिंग। यहाँ पे सेंटर पे आपने बच्चों एक चार्ज रख दिया है, ठीक है, ये क्यू चार्ज हो गया, और एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि आपने इस पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि 2 पाई कूलम के बराबर है। सेंटर पे जो चार्ज रखा है वो 30 पाई है या 30 पिको कूलम है बच्चों, दैट वी विल डिसाइड लेटर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आंसर न्यूटन में दिया है, मतलब वो 10⁻⁻⁻ माइनस सब कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पाई होगा, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है यहाँ पे पाई रहा होगा। खैर कई बार बच्चों टाइपिंग एरर हो जाती है, यहाँ पे शायद पाई रहा होगा। एक ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम करते क्या है, हमेशा जब भी आपको रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी होती है ना, तो आप एक रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो जो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होता है सेंटर के ऊपर। ठीक है, और आप लिखते हो कि अच्छा ये जो एक छोटा सा एलिमेंट होगा वो इस वाले चार्ज की वजह से रिपेल होगा, इसमें बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ इसमें लग रहा होगा, है ना। इसमें बच्चों यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, यहाँ पे भी टेंशन आ जाएगा। टेंशन बच्चों दोनों में सेम ही आएगा, है ना, दोनों साइड सिमेट्री भी है, तो टेंशन बच्चों सेम आ जाएगा। अब आप इसको एक काम करना, इसको ऐसे डिवाइड कर देना। ये जो पूरा एंगल होता है ना बच्चों, ये डी थीटा होता है, तो आधा एंगल बच्चों डी थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा, और ये आधा एंगल बच्चों डी थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे बच्चों ना, टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, और इस वाली टेंशन का भी एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इधर की तरफ, है ना, और टेंशन का एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आएगा, और टेंशन का एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आएगा। ये टेंशन के इधर वाले कंपोनेंट तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से ना, इधर वाले, ये बच्चों डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा ना। तो टेंशन का जो अंदर की तरफ वाला कंपोनेंट होगा ना बच्चों, टेंशन का जो अंदर की तरफ वाला कंपोनेंट होगा वो एफ इलेक्ट्रिक के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, टेंशन की अंदर की तरफ जो कंपोनेंट होगा ना वो 2t साइन डी थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेथड यूज हो रहा होता है जब भी टेंशन फाइंड करनी होती है। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला जो चार्ज है इसका यहाँ पे इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर। आप बोलोगे यस सर, दैट इनटू इस छोटे से चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, है ना, क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर तो हो गया बच्चों चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये आर डी थीटा लेंथ का चार्ज है, तो ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा एक काम करना बच्चों, इसको क्यू डैश लिख देना, नहीं तो थीटा में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये क्यू डैश है और वो थीटा बच्चों यहाँ पे अलग है। ठीक है, थीटा बिल्कुल अलग दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पे जो है ना ये डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन हटाओगे तो डी थीटा बाई 2 बचेगा, तो 2 इंटू टी इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ रख देना। क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ पे जो है 2 पाई के बराबर दे रखी है एक तो, और मतलब क्यू डैश की वैल्यू 2 पाई दे रखी है, वो 30 पाई के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब देखेंगे 30 पिको फेराडे क्या है वो ना, देख लेंगे, मतलब ना ये माइक्रो कूलम है या पिको कूलम है, ये देख लेंगे। मुझे लग रहा है जो भी होगा पिको कूलम ही लग रहा है बच्चों ना, यहाँ पे ये पाई नहीं लग रहा मतलब ना। ठीक है, पिको कूलम ही लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज 10⁻⁹ नहीं कटेगा। रख के देखता हूँ बच्चों ना मैं इसको, 10⁻⁻⁻12। ठीक है, अब किसकी तरफ से गलती हुई है मुझे नहीं पता। आर से बच्चों ये आर कट जाएगा, डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी बच्चों, रेडियस कितनी दे रखी है, रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ना। देखो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, डी थीटा से बच्चों डी थीटा कट जाएगा, ये तो काट दिया मैंने। अब देखो 1 2 मतलब ये आएगा ना बच्चों, यहाँ पे 0.009 आएगा, इससे मैं इसको काट देता हूँ बच्चों 100 टाइम्स। ठीक है, 0.009 आएगा ना यहाँ पे, 100 टाइम्स काट दिया। 2 पाई से बच्चों 2 पाई काट दिया मैंने, सही था बच्चों ना वो। तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों को पता है कितनी आ जाएगी, ये 1 0 ये वाला, 2 0 ये, 12 को काट देंगे तो 3 न्यूटन के बराबर आ रही होगी। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, 3 न्यूटन बच्चों हमारा इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ यही आंसर होगा, यही आंसर बच्चों। ठीक है, ये वाला मेथड आप सब लोगों को आता है नहीं आता है ये मुझे बताना। ठीक है, कमेंट करके, ये मेथड हमें आता था या नहीं आता था। ये मैं कई बार करते हैं हम लोग ना इसको, जब हम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स, तो इस वाले मेथड को कई बार यूज कर रहे होते हैं। हमेशा बच्चों कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होता है जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होती है। एक एलिमेंट लेते हैं, टेंशन टेंजेंशियल लगाते हैं, उसके कंपोनेंट अंदर वाले वो बाहर वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और डी थीटा बाई 2 छोटा होता है तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 रख देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि मैं तो पता नहीं कितनी बार इस वाले क्वेश्चन को कर चुका हूँ ऑलरेडी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। टू चार्ज माइनस का 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस का 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1,0,4 एंड 2, -1,5 मीटर located in an electric field of this, the magnitude of the torque acting on the dipole is। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना डाइपोल जो बनेगा ना, आपको पता होगा कि डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा होता है ना बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल जो होता है वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है। पी वेक्टर जो होता है ना बच्चों वो बेसिकली क्यू इंटू आर वेक्टर, ऐसे लिख दो आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या होता है बच्चों तुम्हें पता है, ये अगर माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो डाइपोल जो होता है ना बच्चों वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं आर वेक्टर बोलूं तो यही आएगा। तो प्लस का क्यू चार्ज कहां रखा है बच्चों, इस वाली जगह पे। माइनस का क्यू कहां रखा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, आर वेक्टर जो बन जाएगा ना x2 माइनस का x1, तो ये बन जाएगा आई कैप। y2 माइनस का y1, ये बन जाएगा माइनस का j कैप। और z2 माइनस का z1, ये बन जाएगा बच्चों प्लस का k कैप। तो ये r वेक्टर हो गया। तो जो डाइपोल वेक्टर आएगा ना बच्चों हमारे पास p वेक्टर, वो q जो कि 4 माइक्रोकूलम है बच्चों, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू आई कैप माइनस का j कैप माइनस प्लस का k कैप, ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है बच्चों वो हमारे पास क्या दे रखा है, 0.2 आई कैप के बराबर। अच्छा ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको एक काम करना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आई कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ना बच्चों वो 20 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो टॉर्क जो आएगा दिस क्रॉस, मतलब इसको इसके साथ क्रॉस करना है। तो देखो आई कैप को जब आई कैप के साथ क्रॉस करोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का जे कैप और आई कैप, तो माइनस का जे कैप नीचे की तरफ होता है, बाहर की तरफ आ जाएगा बच्चों ना टॉर्क जो है। और कितना आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ के कैप, ये आया एक। तो फिर के कैप का आई कैप के साथ करोगे तो के कैप बाहर की तरफ होता है, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। प्लस का 4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁶ जे कैप, ये आ गया। अगर आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखोगे ना बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है बच्चों बराबर आ रहे हैं। 80√2 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर के बराबर आ रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास 8√2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर के बराबर आ जाएगी। लो जी, ये आ जाएगा हमारे पास टॉर्क वेक्टर जो यहाँ पे होगा, मतलब टॉर्क की वैल्यू आएगी। तो 8√2, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर होगी, और ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क बच्चों यहाँ पे बस थोड़ा सा वेक्टर डाल दिया इन्होंने, बाद बाकी तो सब कुछ आसानी था। ये क्वेश्चन बच्चों एडवांस में भी आया है और ये नॉर्मली रिपीट होता रहता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। टू आइडेंटिकल चार्ज, अच्छा दो लगातार क्वेश्चन आए थे, मैंने दोनों को बैक टू बैक रख लिया, एक यहाँ रख लिया, एक अगले पेज पे रख लिया। ठीक है, तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, 37 डिग्री एंगल बना रही है। पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों है क्या, कि जब आप दो आइडेंटिकल चार्ज बॉल को इस तरीके से सस्पेंड करते हो ना बच्चों, है ना, यहाँ पे इस तरीके से जब सस्पेंड करते हो तो उनका बच्चों इनके बीच में क्या लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होता है, इस तरीके से ना, इस तरीके से लग रहा होता है। और ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से सारा केस बनता है बच्चों यहाँ पे, है ना। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये एंगल अगर मान लो थीटा के बराबर है, ठीक है, ये अल्फा के बराबर है, जो भी है। और कौन से फोर्स लग रहे होते हैं बच्चों, यहाँ पे एक mg लग रहा होता है नीचे की तरफ, और यहाँ पे बच्चों टेंशन लग रहा होता है। ठीक है, टेंशन के बच्चों दो कंपोनेंट आते हैं, टेंशन का एक कंपोनेंट आता है ऊपर की तरफ, और टेंशन का एक कंपोनेंट आता है बच्चों इधर की तरफ। ठीक है, तो ये आता है बच्चों टी कॉस थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट आता है बच्चों टी साइन थीटा के बराबर। इस पर भी लग रहा होता है बच्चों टी साइन थीटा इधर की तरफ, और टी कॉस थीटा इधर की तरफ। और ये लग रहा होता है बच्चों एफ इलेक्ट्रिक, और नीचे लग रहा होता है बच्चों वेट। ठीक है, ये वेट हो गया, ये एफ इलेक्ट्रिक हो गया। एफ इलेक्ट्रिक तो दोनों पे बराबर लगेगा ना भाई, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा, है ना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। हम क्या करते हैं इसमें, टी साइन थीटा को एफ इलेक्ट्रिक के बराबर कहते हैं। ठीक है, ओके। टी कॉस थीटा को बच्चों हम बोलते हैं वेट के बराबर। तो बच्चों यहाँ से टेन थीटा जो आता है ना, टेन थीटा,
वो बेसिकली एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई वेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन सेम। अब इन्होंने एक दूसरे लिक्विड के अंदर इसको डिप करा दिया, पूरे अरेंजमेंट को। जब आप इस पूरे अरेंजमेंट को बच्चों दूसरे लिक्विड के अंदर डिप कराते हो ना, तो यहाँ पे पता है कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एक तो वेट जो है ना W डैश हो जाता है, क्योंकि अब इसका वेट, इफेक्टिव वेट ना mg माइनस का बॉयंसी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बच्चों F इलेक्ट्रिक इन मीडियम हो जाता है। तो ये दोनों ही चेंज हो जाते हैं, ये वाला फोर्स भी चेंज हो जाता है, ये भी घट जाता है और ये भी घट जाता है। इन दोनों को अगर इस तरीके से घटाया जाए, मान लो कि उसका द एंगल रिमेन सेम इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज दिस, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा चूज किया जाए कि दोनों इतने घटे कि थीटा सेम रहे, मतलब ये थीटा सेम रहे। तो मतलब इसका ये हो गया कि जो नया थीटा होगा ना, टेन थीटा, वो नया इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मीडियम बदल दिया तो नया फोर्स होगा, दैट डिवाइडेड बाई नया वेट, क्योंकि यहाँ पे बॉयंसी लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, बॉयंसी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसलिए पुराने वेट में से बॉयंसी को माइनस कर देंगे तो नया वेट आ जाएगा, इफेक्टिव वेट। ये अभी भी सेम रह रहा है, मतलब ये अभी भी पुराना वाला इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई पुराने वाले वेट के बराबर ही है। ठीक है, थीटा सेम रह रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना, पहले जो टेन थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई वेट था, अब भी नया वाला थीटा जो है नया एफ इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई नया वेट के बराबर है। आपको पता होगा कि मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, वो वैक्यूम डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। अच्छा, जो बच्चों बॉडी का जो वेट होता है ना, वो रो ऑब्जेक्ट इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर होगा, माइनस बॉयंसी फोर्स जो होता है ना, वो रो ऑफ लिक्विड इंटू वी नॉट इंटू जी के बराबर होगा, है ना। इसको आपने पूरा डिप करा दिया है। दिस इज इक्वल टू वैक्यूम में जो था, मतलब ना एयर में जो था, दैट डिवाइडेड बाई रो नॉट वी नॉट इंटू जी। वेट पहले ये था और फोर्स ये था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है ना बच्चों। एयर में या वैक्यूम में जो फोर्स होता है ना, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो मीडियम के अंदर वाला आ जाता है। ठीक है, अब देखो तो अगर बच्चों यहाँ से कुछ काटा जा सकता है, ये कट जाएगा इससे, के को बच्चों उधर ले जाना और इसको इधर ले आना, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, रो नॉट वी नॉट जी डिवाइडेड बाई रो नॉट ओ वी नॉट जी डिवाइडेड बाई ओ वी नॉट इंटू जी, रो नॉट माइनस का रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, वी नॉट जी से वी नॉट जी काट देंगे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो नॉट आ जाएगा हमारे पास ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी में ये रिलेशन होता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी देखी जाए ना, तो वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का आधा है, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1/2, ये 2 के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा। और इसका आंसर जो बच्चों 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड बच्चों 2 के बराबर होगा। चेक कर ले एक बार, यस 2 इज द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ना, आप चाहो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखो, ये वाला। ठीक है, अब आगे से आप क्या याद रखोगे बच्चों, क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस का रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई रो ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे सर, अगर मान लो मैं कंफ्यूज हो गया कि लिक्विड का डेंसिटी ऊपर है या ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऊपर है, तो मैं तेरे को ये कहूंगा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, नहीं तो लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी का ज्यादा रही ना, तो पूरा पेंडुलम ऊपर भग जाएगा बॉयंसी ज्यादा हो जाएगा वेट से, तो ऊपर भग जाएगा ना। आप इसको के फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का रो ऑफ लिक्विड, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाई दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस। ठीक है, आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो, जो भी याद रखना चाहो बच्चों। ये है कॉन्सेप्ट जिससे मैंने पूरा डेरिवेशन किया है। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों हम डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। Two identical charged sphere are suspended by the string of equal length. The string makes an angle of theta with each other. When suspended in water, the angle remains same. If the density of the material of the sphere is this, the dielectric constant of the water will be ditto। बच्चों यही क्वेश्चन है, ये एक ही पेपर में नहीं आए थे, मैंने रखा एक एक पास है, ये अलग अलग पेपर में आए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, इससे जस्ट पहले वाले का। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जब दो स्फीयर को आप ऐसे सस्पेंड करते हो ना, तो ये जो टेन थीटा जो होता है ना, ये वेट एफ इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई वेट के बराबर होता है। जब आप किसी और मीडियम में लेके जाते हो ना, तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बदलती है, तो वेट की वैल्यू भी बदल जाती है, बिकॉज ऑफ द बॉयंसी जो ऊपर की तरफ लगना चालू हो जाता है। हमने टेन थीटा जो लिक्विड के अंदर लिखा एफ इलेक्ट्रिक इन मीडियम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू माइनस का बॉयंसी। जब हमने इन दोनों के थीटा को, क्योंकि थीटा अगर उस मीडियम के अंदर भी सेम रह रहा है, तो जब हमने इन दोनों टेन थीटा को बराबर किया,
तो हमारे पास एक रिलेशन आया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/1 माइनस का रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई रो नॉट के बराबर होता है। या हमने एक के का एक फॉर्मूला ही डेराइव कर लिया है। जब भी आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस का रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई रो नॉट। मैंने फिर बोल रहा हूं पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, काम बन जाएगा। तो के की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, अब मैं अगर इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करूं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं आप सब लोगों को समझ में आया? क्योंकि मैंने इसका डेरिवेशन जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कर रखा है। ये है बच्चों के का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप लोग इसको लिख लोगे और एक दो बार पेपर से जस्ट पहले देख के चले जाओगे तो ये तुम्हें भी याद रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.5 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी में ले लेते हैं 1.5, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी। तो बच्चों यहाँ 0.5 आ जाएगा और ये 3 के बराबर आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों इसका 3 के बराबर होगा। एंड दैट शुड बी आंसर टू योर क्वेश्चन। लो जी, अगर आप इसको याद रख के जाओगे तो कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई रे? है ना, मजा आ गया? ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस नॉर्मली, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल है बच्चों, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है। A charge particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stayed at a distance of 10 centimeter from the wall, then the charge on the particle will be। तो यहाँ पे बच्चों एक वॉल हो गई है ना, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेंथ की एक थ्रेड से एक चार्ज पार्टिकल को इन्होंने सस्पेंड कर दिया और वो यहाँ पे रुक रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर इक्विलिब्रियम में रह रहा है। तो बच्चों एक तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वॉल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर की है, ओके। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने, 10 सेंटीमीटर दूर रह रहा है दीवार से। यहाँ पे बच्चों mg लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स q इंटू ई के बराबर इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। ये हो गया इस तरीके से। चार्ज ऑन द पार्टिकल ये हमसे पूछ रहे हैं, इस एंगल को बच्चों थीटा बोल देना। अब क्या करोगे, t का इधर वाला कंपोनेंट जो कि t cos थीटा होगा और t का जो इधर वाला कंपोनेंट है जो कि t sin थीटा होगा, है ना, दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास t sin थीटा जो आ जाएगा ना वो q इंटू ई के बराबर आ जाएगा और t cos थीटा जो आ जाएगा ना बच्चों वो mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना था। अब बच्चों यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2 के बराबर है। 10 डिवाइडेड बाई 20 1/2 के बराबर आ जाएगा साइन थीटा, है ना। तो जो t की वैल्यू आएगी ना बच्चों, t की वैल्यू वो 2q इंटू ई के बराबर आ जाएगी। ऊपर से साइन थीटा की वैल्यू रख दी ना मैंने, तो ये आ गई। t की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे 2q इंटू ई। कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, एक मिनट ना आगे करना पड़ेगा मुझे, हाँ। कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो हमारे पास दिस स्क्वायर माइनस का दिस, तो ये √3/2 के बराबर आ रही होगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो t जो कि 2q इंटू ई, कॉस थीटा जो कि √3/2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, q की वैल्यू पूछी इन्होंने तो q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, पहले तो 2 से इस 2 को काट दो। m कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने हमें, 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻³ इंटू जी बच्चों 10 के बराबर होगा। दैट डिवाइडेड बाई √3 इंटू क्यू की बच्चों 2 इंटू 10⁴ के बराबर आ रहा होगा, है ना। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्यू की वैल्यू बच्चों 2 डिवाइडेड बाई √3 10⁻⁻6 कूलम आ रहा होगा। इसको माइक्रो कूलम में रख देना तो 2 डिवाइडेड, इन्होंने क्यू की वैल्यू जो हमें दी है ना बच्चों वो 1 डिवाइडेड बाई, तो नीचे एक काम करना, इस 2 से डिवाइड कर दोगे, नहीं डिवाइड तो हो नहीं सकता, कुछ गलती कर दी क्या मैंने यहाँ पे, एक मिनट ना। 2 कहाँ से आया, 2 तो मैंने काट दिया। 2 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू द, अच्छा यहाँ पे ये 2 था, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ये वाला तो कट जाएगा, या 1 बचेगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाई √3 माइक्रो कूलम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 के बराबर। दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। यही आंसर है बच्चों। इसके बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मेरे को तो काफी अच्छे लगे। An electron is moving under the influence of the electric field of a uniformly charged infinite plane sheet S having the surface charge density sigma. The electron at t equal to 0 is at a distance of 1 meter from the S and has a speed of 1 meter per second. The maximum value of sigma if the electron strikes S at t equal to 1 second. देखो बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर दे रखा है। क्या इन्होंने कंडक्टिंग बोला, नहीं, तो हम बच्चों ऐसे केस में नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करके चलेंगे और इसका जो नॉन कंडक्टिंग शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बच्चों, वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, रिमेंबर दिस। अब इन्होंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन तो is moving under the influence of the electric field at a uniformly charged infinite sheet having the surface charge density this. The electron t is equal to 0 is at a distance 1 meter from the s and has a speed of 1 meter per second. The maximum value of sigma if the electron strikes. अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो इधर की तरफ आएगा, यही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ई इंटू ई के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा होगा। अब अगर आपने मान लो इलेक्ट्रॉन को स्पीड इधर की तरफ दे दी तो बहुत जल्दी टकरा जाएगा। आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है 1 मीटर डिस्टेंस को 1 सेकंड के अंदर कवर करे, तो आप देखो अगर आप स्पीड इधर दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने कुछ वैल्यू रखी t = 1 पे आप टक्कर करवाओगे, यहां पे इस तरीके से आगे टकरा जाएगा। तो उसके कंपैरेटिव अगर आपने इलेक्ट्रॉन को स्पीड इधर की तरफ दी, मान लो 1 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ दी, तो बच्चों पता है इसमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो आपने स्पीड इधर दी होती तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, और अगर आपने स्पीड इधर दी और सेम टाइम में आपको इतनी डिस्टेंस कवर करवानी है, तो इस दूसरे वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा कि इलेक्ट्रॉन को पहले रोकेगा, रोक के फिर वापस लेके आएगा। पहले केस में वो जा ही उधर रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगा, है ना, 1 सेकंड के अंदर पहुंचाना है। टाइम फिक्स है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, टाइम फिक्स है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम किस केस में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को आप इधर की तरफ स्पीड दोगे, यही होगा ना बच्चों। ई की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो, वो 1 सेकंड में ये काम करना है उसको। जैसे देखो एक बात बताओ मुझे ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर पर सेकंड की इधर स्पीड दे दो, ठीक है, और ई इंटू ई फोर्स लगा दो, ठीक है, तो इसका एक एक्सेलरेशन आएगा। 1 सेकंड में ये पहुंच रहा है तो ये वाला तो 1 सेकंड से ज्यादा लेगा। अगर ये यहां से 1 सेकंड में पहुंच रहा है इस केस में, तो ये तो बच्चों ऐसे आगे जाके लौट के आएगा, तो इसको 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा। लेकिन आपको ये काम 1 सेकंड में करना है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे। इस केस में बच्चों सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, उस केस में कुछ और फोर्स लगेगा, मतलब कुछ उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी इससे ज्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी इस वाले केस से। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम किस केस में रिक्वायर्ड होगा, जब पार्टिकल दूर जा रहा हो और 1 सेकंड में उसको लौट के सीट के ऊपर आना हो, ठीक है। तो इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, मतलब सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा इस वाले केस में रिक्वायर्ड होगी। ये ऐसे जाके बच्चों यहाँ पे आके टकराएगा, 1 सेकंड में टकराना है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को इसका 1 मीटर चाहिए, टाइम बच्चों 1 सेकंड है, एक्सेलरेशन जो है बच्चों इसका E इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m के बराबर है, ठीक है। E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई m के बराबर एक्सेलरेशन होगा, वो भी माइनस का कर देना, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी -1 लिखना, मतलब मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसकी पॉजिटिव है 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। अब लगाओ बच्चों इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट करो, s की वैल्यू बच्चों -1, u की वैल्यू बच्चों 1, टाइम की वैल्यू 1 प्लस का हाफ a e इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू t का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसको माइनस रख देना। जब ये 1 इधर जाएगा ना तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू ई सिग्मा डिवाइडेड बाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 2m एप्सिलॉन नॉट के बराबर बन गया है ना, 2 है यहाँ पे ना। तो बच्चों इन्होंने बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो 4m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई के बराबर आ जाएगी। 4m एप्सिलॉन नॉट, 4m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई के बराबर आ जाएगी। अल्फा बच्चों 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दैट शुड बी योर आंसर। मतलब इनमें रिलेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों क्वेश्चंस को कराने में मेरे को ना, इतना बढ़िया क्वेश्चंस है। एक मिनट ना, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा, यहाँ पे एक 2 और है, मतलब ना मैं यहाँ पे गलती कर बैठा हूँ, 4 आएगा बच्चों ना, ये 8 हो जाएगा, ये आंसर 8 हो जाएगा। अब देखो सिली मिस्टेक मेरे से भी होगी ना, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी लापरवाही जल्दबाजी करने के चक्कर में मेरा फोकस अलग चीजों पर रहता है, मतलब ना तुम्हारा इन चीजों पर रहना चाहिए कि तुम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दो, ठीक है। देखो मैंने जरा सी लापरवाही की, एक गलती हो जाती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2l। द डिस्टेंस बिटवीन प्लस 2q एंड माइनस का 2q इज 4l। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P at a distance r from the center O is this, where the value of alpha is। बच्चों इसमें इन्होंने एक वर्ड मेंशन करना चाहिए था कि L is much much smaller than R। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना, वो इस इंटेंशन से दिया है कि इसको आप डायपोल की तरह कंसीडर करो, इन दोनों को ना। एक डायपोल जो बच्चों इधर की तरफ रखा हुआ है P1, जो कि Q इंटू 2L के बराबर होगा,
एक डायपोल जो इधर की तरफ रखा है P2 जो कि 4Q इंटू एल के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बच्चों ये दे रखा है, तो आपको डायपोल की वजह से पोटेंशियल लिखना आता है, के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, ये होता है बच्चों फॉर्मूला डायपोल का ना। डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है। पहले वाले केस में पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो के पी वेक्टर, पी होगा बच्चों यहाँ पे 2Q इंटू एल इंटू आर कॉस 60 डिवाइडेड बाई आर की पावर 3, ठीक है। तो V1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, के की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁻9 रख देना है ना, तो 9 दूनी 18 Q इंटू एल डिवाइड बाई 2 आर का स्क्वायर इंटू ये आ गया है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9Q इंटू एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 9Q इंटू एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर के बराबर आ गया। अब बच्चों V2 लिखते हैं। V2 जो होगा ना बच्चों, V2 बेसिकली जो होगा वो बेसिकली, अच्छा मैंने यहाँ पे P2 की वैल्यू थोड़ी गलत लिख दी है, देखो ये 2Q चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों बेसिकली 4L है, तो ये 8QL के बराबर होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये होगा 8QL के बराबर। तो V2 जो आएगा ना बच्चों, V2 सेम तरीके से देखो, एक डायपोल इधर की तरफ है, आर वेक्टर इधर की तरफ है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री होगा बच्चों ना। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, के P2 वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर की पावर 2, ठीक है। तो V2 की जब वैल्यू लिखोगे ना बच्चों, तो K जो कि 9 इंटू 10⁻9 के बराबर है, P2 जो कि 8Q इंटू एल के बराबर है, इंटू आर कॉस 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल, दैट डिवाइड बाई आर की पावर 3। अच्छा यहाँ पे आर की पावर 3 होता है, ठीक है। ये बनेगा बच्चों हमारे पास ना, तो कॉस ये माइनस का बनेगा, माइनस का 1/2, तो 4 9 चौक 36 माइनस का 36Q इंटू एल डिवाइडेड बाई आर की पावर 2 इंटू 10⁻9 बनेगा। तो जब आप दोनों का रिजल्टेंट पता करोगे ना, V इक्वल टू V1 प्लस का V2, जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा बच्चों माइनस का 27Q इंटू एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू 10⁻9। तो यहाँ से बच्चों आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू बच्चों 27 के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख रहे हो, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि एल को हमें बहुत छोटा कंसीडर करना है एज कम्पेयर टू आर, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को करना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं हो पाएगा। 27 आ जाएगा बच्चों इस वाले का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटेलिक शेल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है बच्चों, एक्स वाई जेड ऑन रेडियस एबीसी रेस्पेक्टिवली। एबीसी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 σ2, मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब बनाते जाते हैं ना, इतना कौन पड़ेगा। तो ओके, तो यहां पे बच्चों ए इसकी रेडियस, बी इसकी रेडियस और सी इसकी रेडियस, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक सेल है, ठीक है। ये है इस तरीके से। द शेल एक्स एंड जेड आर एट द सेम पोटेंशियल, कौन सी वाली है, अंदर वाली, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये वाई वाली है, ये एक्स वाली होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स और जेड बच्चों सेम पोटेंशियल पे। इफ द रेडियस ऑफ एक्स एंड जेड आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द शेल जेड इज, खतरनाक क्वेश्चन है। एक्स और जेड बच्चों बाहर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं, एक काम करते हैं। बाहर वाले का जो पोटेंशियल आएगा बच्चों, के बाहर वाले का चार्ज, मतलब इस पे तो बच्चों इन सब की वजह से आएगा। आप बाहर वाले में जो पोटेंशियल लिख रहे हो तो सारे चार्जेस को इकट्ठा करके सेंटर पर रख देना, तो सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी, ठीक है। बाहर वाले की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा, ठीक है। माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई बी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी, सिग्मा इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ये हो गया बच्चों के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सी, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, एक प्लस का आएगा Q3 डिवाइड बाई सी, ठीक है। रेडियस के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई सी के बराबर बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। देखो जब आप यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे होगे ना, तो इसके लिए बाहर का वाला पॉइंट है, तो के इसका चार्ज दैट डिवाइड बाई सी, तो ये सी मैंने नीचे लिखा है ना, वो बेसिकली के Q डिवाइड बाई सी माइनस का के Q डिवाइड बाई सी इसका चार्ज प्लस का के Q डिवाइड बाई सी इसका चार्ज, ठीक है। अब अंदर वाले पे जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा ना बच्चों, इस वाले पे, तो के क्यू इसका खुद का चार्ज सिग्मा 4 पाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ये इसका खुद का पोटेंशियल आ गया।
इस वाले के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो माइनस का के सिग्मा 4 पाई बी का स्क्वायर डिवाइड बाई बी आएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसके सरफेस पे जो इसके अंदर वाले पॉइंट पे जो इसकी वजह से पोटेंशियल आता है ना, वो इसके सरफेस वाला ही होता है, ठीक है। प्लस का सिग्मा के सिग्मा 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी। बाहर वाली के भी बच्चों अंदर वाले सब पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो इसके सरफेस वाला ही आएगा। तो के सिग्मा 4 पाई बच्चों पहले तो काट देना सब में से ना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बच्चों एक सी बनेगा माइनस का बी स्क्वायर बाई सी प्लस का ए स्क्वायर बाई सी, दिस इज इक्वल टू ए माइनस का बी प्लस का सी, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पे बच्चों मेरे को ना रेडियस ऑफ एक्स एंड जेड आर सेम पोटेंशियल, एक्स एंड वाई की रेडियस दे रखी है, एक्स और वाई मतलब ए की वैल्यू बच्चों मेरे को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखी है, बी की वैल्यू बच्चों मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमसे ये सी की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों ना, सी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, द रेडियस ऑफ द जेड शेल। तो सी की वैल्यू बच्चों में पता करनी है यहाँ पे, तो अरे वाह खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। तो सी माइनस का बी स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई सी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों 2 माइनस का 3 प्लस का सी, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर देखो तो माइनस का 1 प्लस का सी के बराबर आ जाएगी। एक काम करना बच्चों, ये माइनस का 5 बाई सी लिख लेना इसको ना, तो सी स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का सी प्लस का सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, सी की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा, ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें मैंने उसको क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर दी है, शायद एक्स एंड वाई की रेडियस दे रखी है इन्होंने 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ना कि हमें सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा था बच्चों ना, ये वाला मजेदार क्वेश्चन था, समझे बच्चों। जब तुम्हें पता है इस वाली सेल की वजह से आप, क्योंकि देखो जब पोटेंशियल आप बोलते हो ना इस सेल का, तो इस सेल का सिर्फ अपने चार्ज की वजह से नहीं होता, इस सेल का पोटेंशियल इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से लिखना होता है। जब आप बाहर वाली सेल का लिखते हो तो बाहर वाली का तीनों की वजह से लिखना होता है। तो जब भी किसी सेल के बाहर वाले पॉइंट पर आप उसका पोटेंशियल लिख रहे होते हो तो के क्यू बाई आर के बराबर आता है फॉर्मूला, आर मतलब सेंटर से उसकी डिस्टेंस। लेकिन जब आप किसी शेल के अंदर, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हो, तो आप इसको लिखोगे के क्यू ऑफ दिस शेल डिवाइडेड बाई इसी की रेडियस, क्योंकि इसके सरफेस वाला पोटेंशियल होता है अंदर, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एज शोन इन द फिगर, कॉन्फिगरेशन ऑफ द 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस क्यू नॉट बच्चों में 2 माइक्रोकूलम दे रखा है, इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, क्यू नॉट और ये क्यू नॉट, ठीक है। मास ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल इज 20 ग्राम, अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेन फॉर द सिस्टम ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम, द हाइट h, द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला तो फिक्स है, इसको मतलब हमें इक्विलिब्रियम में करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि इस पे mg sin थीटा लग रहा होगा इधर की तरफ, और एक फोर्स बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो k क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, इस डिस्टेंस को, इनके बीच के डिस्टेंस को आर मान लेना, ये हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा। इन दोनों को बच्चों बैलेंस कर देना, इजी क्वेश्चन है ना। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के साथ अच्छा बना दिया इसको। तो 9 इंटू 10⁹ के की वैल्यू हो गई क्यू नॉट का स्क्वायर, क्यू नॉट देखना रखा है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, है ना, आर का स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू जी, एम कितना है 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना है बच्चों 10 के बराबर, ठीक है। ओके, तो -3 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, ये ना पूरा काट दिया हमने। और क्या करेंगे, इससे भी काट देंगे क्या हम, एम जी, एक मिनट एक गलती और कर दी, एम जी साइन 30 आएगा, है ना। तो साइन 30 से बच्चों ये 2 बार 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, वो आर स्क्वायर को जब इधर ले जाओगे और ये इन दोनों को नीचे ले आओगे 100 को, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ रही होगी, मतलब 6 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के बराबर आ रही होगी, ठीक है। 60 सेंटीमीटर के 0.6 मीटर आ रहा होगा, 60 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, एच अपॉन आर साइन 30 के बराबर होगा। तो एच जो है बच्चों r/2 के बराबर होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो एच की वैल्यू अगर मीटर में कन्वर्ट की जाए ना, मीटर में, तो 300 इंटू 10⁻,
अगर इसको मैं देखूंगा 0.3 मीटर आ रही होगी ना, इसको पॉइंट हटा दो, 300 इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा होगा। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू बच्चों 300 के बराबर आ रही होगी। ठीक है, आज के क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही खतरनाक लगे होंगे आप लोगों को ना, मजा आया ना बच्चों इस वाले पीडीएफ में। ऐसे क्वेश्चन बच्चों और अपलोड करने वाला हूँ मैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। साथ जुड़े रहिए, साथ मिलके मेहनत करते रहिए बच्चों, मिलके मचाएंगे हम लोग ना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।